गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, लेकिन ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक अकेला टॉपिक है जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। यानी बाकी जितने फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक अभी आप पढ़ गए हो उन सब में न्यूमेरिकल्स है, लेकिन इस वाले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। यानी कि थोड़ा सा अगर ध्यान आप देंगे तो यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक जो है वो लास्ट का वो रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है इस बार में, तो आप यहाँ से आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि इस केमिस्ट्री में नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री, तो इसका डेफिनेशन आ गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which discuss the nature of surfaces and changes take place on it। यानी कि इस जगह पर हम लोग वैसे फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे जहां पर जो सरफेस से रिलेटेड हो सब्सटेंस का, और उस सरफेस फेनोमेनन में एक टर्म आता है एडजॉर्प्शन और दूसरा टर्म आता है कैटालिसिस। कैटालिसिस यानी कि कैटलिस्ट से रिलेटेड है। कैटलिस्ट में भी किसी भी सब्सटेंस का जो भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहा होता है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर होता है, इसलिए इसे भी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और ये एक नया टर्म आ गया एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन इन दोनों में डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन आप नीचे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, डे टू डे लाइफ में इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक टर्म है एडजॉर्प्शन, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझोगे दोनों में कहां पर क्या डिफरेंस है। जैसे इस जगह पर ये बोर्ड है, अगर कोई एक गीला कपड़ा ले या ऐसे ही नॉर्मल ही कोई कॉटन कपड़ा ही ले और उसको हम डाल दिए बकेट में जिसमें पानी है। अब जैसे ही उस बकेट में पानी है और वहां से हम कपड़े को निकालेंगे तो वो कपड़ा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उस जगह पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब उसी गीले कपड़े से इसको हम इस तरीके से साफ कर रहे हैं यहां पर, तो आप देखोगे कि वो गीला कपड़ा से साफ आप कर रहे हैं तो वाटर आ रहा है, लेकिन वाटर इस बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ इसके अपर पार्ट पर डिपॉजिट होगा, और जहां सिर्फ अपर पार्ट पर डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर में चला जाता है और एडजॉर्प्शन में एक सब्सटेंस उसके सरफेस पर होता है। घर में आप जब पोछा लगाते हैं तो उस कंडीशन में कपड़े को पानी में डाला जाता है तो कपड़ा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर जब फर्श पर डालते हैं उस गीले कपड़े को तो वहां पर फर्श उस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि फर्श पर एडजॉर्प्शन हुआ और कपड़े में एब्जॉर्प्शन हुआ। इस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएशन तो हम लिख देंगे, ये डायग्राम आप बनाओगे। जिस सब्सटेंस के सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बिंग, और जिनका डिपोजिशन होता है जो इनके सरफेस पर जुड़ रहा होता है उन्हें हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं। जिनका डिपोजिशन हो रहा है उन्हें एडजॉर्बेट कहा जाता है, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यह डायग्राम आप डिफिनेशन के बाद में पीडीएफ में लिखोगे जहां हम देंगे। तो डिफिनेशन ही आ गया, द डिपोजिशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, उसे एडजॉर्प्शन कहा जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहां पर एडजॉर्प्शन होता है। जैसे अभी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, इवन आप जूता वगैरह भी खरीदते हैं, तो वहां पर आपको एक पाउच दिखाई देगा व्हाइट कलर का, और उसके अंदर में क्रिस्टल जैसा कुछ, शुगर जैसा कुछ पार्टिकल दिखाई देगा। ऊपर में लिखा होता है सिलिका जेल, सिलिका जेल। ये सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। यानी उसका यूज किया जाता है, जैसे अगर आप लेदर का कोई सामान खरीद रहे हैं तो वहां वो एडजॉर्बेंट दिया जाता है कि पैकेजिंग के समय में अगर मॉइस्चर है तो वो फंगस लग सकता है,
और अगर इस सिलिका जेल का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंटेनर के अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, समझाएंगे आगे क्यों नहीं। वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जिसकी वजह से वहाँ का एयर ड्राई रहेगा और फंगस नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी आप मोबाइल कैमरा खरीदते हैं, वहां पर भी आपको ये एब्जॉर्बेंट मिलेगा। वहां भी वही पर्पस है कि मेटल के बने हुए हैं कंपोनेंट्स, रस्ट लग सकता है, तो उससे बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिलिका जेल एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक होता है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। सिलिका जेल एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है और ये एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग लेजर वगैरह। रीजन ये एब्जॉर्प्शन एक बल्क फेनोमेनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस फेनोमेनन है, ये अपर पार्ट पर होता है। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज करोगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और खुद गीला हो जाएगा। तब आप समझो लेदर का कोई सामान आप खरीद रहे हैं, उस जगह पर कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है तो पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर वो खुद गीला हो जाएगा और जिस जगह पर रहेगा उस जगह को तो वो कोरोड कर देगा। तो इसलिए वहां पर एब्जॉर्बेंट यूज नहीं किया जाता है, उस जगह पर वहां पर एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ है, तो वहां यही बताना है कि कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर व्हाइल सिलिका जेल एडजॉर्ब द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को एडजॉर्ब करता है। एडजॉर्प्शन क्या है? It is the phenomenon of deposition of adsorbate on the surface of adsorbate। और कहां-कहां इस्तेमाल होता है, एक दो एग्जांपल और बात करते हैं हम लोग। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, गन्ने के जूस से चीनी बनाया जाता है। तो वहां पर शुगर केन से कलर्ड कंपोनेंट, जैसे उसी गन्ने के जूस से गांव में मीठा भी बनाया जाता है जो ब्राउन कलर का होता है, उसे हम लोग गुड़ भी कहते हैं। तो ये ब्राउन कलर का होता है, लेकिन चीनी बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट होता है। तो उसके कलर्ड कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए बोन चारकोल इस्तेमाल किया जाता है। बोन चारकोल कैसे बना? मरे हुए जानवर के हड्डी को, बोन को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उसके जितने वोलाटाइल पार्ट है वो बाहर निकलते हैं। अब जो बचा हुआ रेसिड्यू रह गया उसी को हम लोग चारकोल कहेंगे। जैसे वुड को हीट किए तो जो बचा हुआ रेसिड्यू हीट करते हैं, जलाते नहीं है, किसी कंटेनर में रख करके उसको गर्म करते हैं तो सारे वोलाटाइल पार्ट बाहर निकल गए। तो वुड से जो बना वो वुड चारकोल, तो जो बोन से बना उसको बोन चारकोल। तो इस बोन चारकोल का इस्तेमाल शुगर को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। अब नए नए टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं, लेकिन पहले शुगर को रिफाइन करने में बोन चारकोल ही यूज होता था। और यही वजह है कि आप अपने घर में सुनते होंगे कि कई जगह पर पूजा में चीनी प्रोहिबिटेड होता है। रीजन ये कि लोगों के दिमाग में है कि चीनी को साफ करने के लिए हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से वो बैन था। हम ये नहीं करें कि आज के डेट में भी वही टेक्नोलॉजी है। अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए हैं जहां पर वो आर्टिफिशियल एब्जॉर्बेंट भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो होता था और वही प्रचलन आज भी है कि मीठा का जरूरत है तो गुड़ का इस्तेमाल करते थे, चीनी का यूज नहीं करते थे। तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहां पर एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है। अब इस एब्जॉर्प्शन के बाद में कुछ और टर्म है इसी से जुड़ा हुआ। एब्जॉर्प्शन का ही ठीक उल्टा होता है डिजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट के सरफेस, एब्जॉर्बेट का डिपोजिशन एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर होता है और वही उनके सरफेस से रिमूव करने के प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहा जाता है। और ये डिजॉर्प्शन हो सकता है या तो आप सब्सटेंस को हीट कर दीजिए, तो अगर हीट कर दिए तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट है वो उसके सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाएगा, या तो फिर आप उसे रब करते हैं, अगर उसे आप घिसते हैं तब उस कंडीशन में भी उनके सरफेस को छोड़ करके वो बाहर निकल जाता है। तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो आपको बताया एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, डिजॉर्प्शन क्या है। अब एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं जॉर्प्शन। ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, ये सारा डेफिनेशन हम लिख रहे हैं आपके पीडीएफ पे, वो मिल जाएगा, यहाँ सिर्फ टर्म समझोगे। जॉर्प्शन कहा जाता है, इट इज द फेनोमेनन इन विच एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी कि जहां एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है, यानी एब्जॉर्प्शन भी हो रहा और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा। इसके एग्जांपल में आप क्या करो,
जैसे ये चौक है और यहां पर आप इंक ले, ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का। थोड़ा समझाने के लिए और अलग जाते हैं। अगर इस चौक को आप वैसे ही नॉर्मल वाटर में डिप करोगे तो डिप करने के बाद में देखो कि इस कलर का व्हाइटनेस जो है वो डल हो जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, गीला होने के बाद भी इसका कलर चेंज हो जाता है। अब क्या करना है, इसको आपको एक ड्राई चौक लेना है इस तरीके से और इसको इंक में डालना है। ब्लू कलर के इंक में डिप करने के बाद में जब आप बाहर निकालोगे और फिर इसके इस पार्ट को आप तोड़ोगे तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर ब्लू कलर वाले इंक में आप डाले हैं तो कुछ डेप्थ तक ये चौक का कलर जो है ब्लू हो गया, इस तरीके से ये कलर दिखाई देगा और अंदर का पार्ट जो डल व्हाइट हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कलर्ड कंपोनेंट यहां तक डिपॉजिट हुआ है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल पूरे अंदर तक चले गए। तो वाटर मॉलिक्यूल पूरे बॉडी के अंदर तक गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इंक जब बनेगा तो उसमें वाटर तो सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा ही, लेकिन इंक पूरे बॉडी के अंदर तक, यानी कि चौक को आप तोड़ेंगे तो पूरा वो अंदर तक ब्लैक नहीं दिखेगा, एक थिकनेस तक दिखेगा। तो यहाँ अपर पार्ट पे सिर्फ कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। उसी तरह से जब कॉटन थ्रेड को हम डिप करते हैं डाई में तो कलर्ड कंपोनेंट कॉटन थ्रेड के सिर्फ अपर पार्ट पर डिपॉजिट हो रहा है, जबकि सॉल्वेंट उस थ्रेड के अंदर तक चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एग्जांपल और डेफिनेशन ये आप याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ डिस्कस किए। एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है जबकि एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेनन है। एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन अपर पार्ट पर होता है जबकि एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन पूरे बॉडी में थ्रू आउट होता है, एक समान होता है। एब्जॉर्प्शन चूंकि सरफेस फिनोमेनन है तो इनिशियली ये फास्ट होता है और फिर धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि सरफेस पर डिपोजिशन जब घटने लगेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी घटने लगेगा। वही एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से होता है। तो 1 to 2 मार्क्स का पूछा जाता है डिफरेंसेस, तो 2 to 3 पॉइंट इतना आप एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस आप ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन आता है। ये डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच के इंटरैक्शन के ऊपर। यहाँ ये एब्जॉर्बेंट हो गया और इस जगह पर ये एब्जॉर्बेंट हो गया। अगर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तब यहां पर इस एब्जॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, केमिजॉर्प्शन। और वही अगर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में विक वान डर वाल फोर्स बन रहे हैं तब इन्हें फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन कहा जाता है। ये फिजिजॉर्प्शन हो गया। विक वान डर वाल फोर्स यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में तो केमिजॉर्प्शन होगा। और अगर सिर्फ विक वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल फोर्स स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं, तो वहां पर ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इस जगह पर वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और यहाँ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में 80 to 240 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, ये रिलीज्ड एनर्जी है। तो कई जगह पर आप देखोगे कि माइनस टर्म यूज किया है, तो अगर आप रिलीज्ड वर्ड यूज कर दिए हैं, रिलीज टर्म यूज कर रहे हैं तो माइनस देने का जरूरत नहीं है। और अगर सिर्फ आप इंथैल्पी लिख रहे हैं तब वहां आपको माइनस लिखना पड़ेगा। और वही फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में इनका वैल्यू 20 to 40 किलोजूल पर मोल होता है, यानी कि यहाँ कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और यहाँ पर ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ वान डर वाल फोर्स बन रहा है तो किसी तरह के स्पेसिफिसिटी का जरूरत नहीं है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर स्पेसिफिक नेचर का होना जरूरी है।
क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इट हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इस कंडीशन में बॉन्ड डिसोसिएशन का एंथैल्पी कम है, यहाँ हाई है। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है क्योंकि आसानी से बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है, और यहाँ चूंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो ये इरिवर्सिबल नेचर का है। यानी कि अगर बॉन्ड बन गया तो फिर आसानी से ये बॉन्ड फिर से जो है वो टूटा तो फिर से ये बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच के डिफरेंस को भी हम यहाँ बता दें। अब फिर आपसे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन अगर पूछा जाए तो अभी डिफिनेशन में आया एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेट। 1 मोल एडजॉर्बेट का डिपोजिशन एडजॉर्बेंट के सरफेस पर हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। और फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में इसका वैल्यू 20 to 40 होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में 80 to 240 किलोजूल पर मोल में होता है। ये इतना इसके बारे में बताया। अब चूंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इतने ही पार्ट को आप लिखोगे तो ये 3-4 पेज में हो जाएगा, तो पहले आप इतना यहां तक इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये दो टर्म आता है। एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार, बार प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इस जगह पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम जब प्रेशर कांस्टेंट हो। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को x/m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफिनेशन बताए हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट ऑन पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेट, यानी कि पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेट में एडजॉर्बेट का कितना मास डिपॉजिट है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में बनाते हैं। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एक जगह पर रखा जाएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और दूसरी जगह पर टेम्परेचर, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ये वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कि घटता जाता है। ये रीजन ये है कि एडजॉर्बेट के सरफेस पर जब एडजॉर्बेट जुड़ा हुआ है विक वान डेर वाल फोर्स से, तो जब आप एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी इनके बीच के इस विक बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ये तोड़ेगा तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने पर ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है। और किस कंडीशन पर ये आता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी कि ये ग्राफ बना फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। वहीं अगर केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ पहले ऊपर की तरफ आता है और फिर ये नीचे की तरफ जाता है, यानी कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में एक डिफरेंस और आ गया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, व्हाइल इन केमिकल एडजॉर्प्शन, ये केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ है और ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ है। जहां ग्राफ बोलेंगे उस जगह पर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ग्राफ नीचे की तरफ में क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले से जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूट रहा है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। इसको आप अच्छे से समझोगे। ये फर्स्ट इंक्रीज और फिर डिक्रीज क्यों करता है? जैसे अगर मान लिया कि ये एडजॉर्बेंट है और इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर A2 मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो A2 पहले A और A डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है इस तरीके से। और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता है, एटम इन्वॉल्व होता है। तो जब तक ये मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक इनके बीच में केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो जैसे ही आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये हीट एनर्जी इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है। तो जो पहले मॉलिक्यूल था आप किसमें कन्वर्ट कर दिया? एटम में। तो अब इनके बीच में केमिकल एडजॉर्प्शन बनेगा।
यहाँ ये बॉन्ड बनेगा, जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर दिया और ये एडजॉर्प्शन के चांस को बढ़ा दिया। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां से इनके एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक समय ऐसा आएगा कि जितने एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल थे वो सब के सब अब इनके सरफेस पर डिपॉजिट हो गए, फिर भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एनर्जी आप दे रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, और अगर उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं देन इट इज इंडोथर्मिक, तो आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो अब सब एडजॉर्प्शन हो चुका है, लेकिन अब भी अगर आप एनर्जी देंगे तो बॉन्ड को ही तोड़ेगा, अब फिर ये बॉन्ड टूटेगा। यानी कि जो एडजॉर्बेट इनके सरफेस पर डिपॉजिट था अब वो इनके सरफेस को छोड़ करके जाने लगेगा। यानी कि एडजॉर्प्शन किस में कन्वर्ट करेगा? डिजॉर्प्शन में। इसलिए इनका ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आया? फिजिकल एडजॉर्प्शन में चूंकि वान डेर वाल फोर्स बनते हैं, और वान डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूल के साथ में भी बनता है, यानी उसमें एटम में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। यानी कि अगर ये A2 के फॉर्म में है तो इस कंडीशंस में भी इनके बीच में भी वान डेर वाल फोर्स बनेगा। ये वीक बॉन्ड बनता है, ये वीक बॉन्ड बनता है, यानी कि आसानी से बने हुए। और जब आप एनर्जी देते हैं तो जो बॉन्ड वीक होगा पहले वो टूटेगा, यानी एनर्जी यहां भी जा रहा है, एनर्जी यहां भी जा रहा है। लेकिन चूंकि ये वान डेर वाल फोर्स है, वीक बॉन्ड है, तो यही बॉन्ड टूटेगा एटम में कन्वर्ट करने की बजाय मॉलिक्यूल को, और इस वजह से डिजॉर्प्शन हुआ। तो वहां फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो ग्राफ बना रहे थे वो नीचे की तरफ में आ रहा था। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल को पहले एटम में कन्वर्ट किया, और एटम में कन्वर्ट करने के बाद में अब उस कंडीशन में आगे की तरफ में बढ़ रहा है। तो वहां पर ये वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है, और फिर जो डिक्रीज करना शुरू करेगा, यानी कि जब सारा एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में। तो इन्हें कहा गया एडजॉर्प्शन आइसोबार, जो फिजिकल और केमिकल के केस में अलग अलग था। तो जिस तरह से आइसोबार है उसी तरह से एक और टर्म आता है आइसोथर्म। तो आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म यानी कि इन्हें कहा जाता है इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ पहले स्ट्रेट जाता है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। जिस वक्त में ये वैल्यू कांस्टेंट होता है उस प्रेशर को हम लोग PS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं को सैचुरेशन प्रेशर कहा जाता है। सैचुरेशन प्रेशर PS से रिप्रेजेंट करते हैं इसे PS, ये सैचुरेशन प्रेशर हुआ। और किस कंडीशन पर ये बन रहा है? तो आइसोथर्म है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये फिजिकल और केमिकल दोनों एडजॉर्प्शन के केस में यहां पर ये अप्लाई किया गया। ये गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है, और इनके बीच में जो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया वो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। वो एक मैथमेटिकल रिलेशन है। अब वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या बताता है कि अगर लो प्रेशर को कंसीडर करें हम लोग, तो लो प्रेशर पर ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे हम लोग P टू द पावर 1 भी कर सकते हैं। जब हाई प्रेशर पर चले गए तो ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो देखो तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, एट हाई प्रेशर x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन्हें कांस्टेंट कहा गया, और बाकी हम यहां पर इसको नोट कर रहे हैं। इसी x/m कांस्टेंट को और लिखा जा सकता है x/m इज इक्वल टू k इंटू P टू द पावर 0। ध्यान से समझना, यहां प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा k इंटू P टू द पावर 1। P टू द पावर 0 कितने के बराबर होगा?
1 के बराबर, यानी x बाई एम इज इक्वल टू के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब अगर इनका इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना, यानी कि ये बीच का है, तो देखो लो प्रेशर है तो पावर 1 है, बाकी के तो यहां पर है, और हाई प्रेशर है तो पावर 0 है। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर x by m would be equal to k into p to the power 1 by n। और इसी मैथमेटिकल रिलेशन को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है, जहां पर n का वैल्यू 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी रखो। जैसे अगर यहां वैल्यू हम 2 रखते हैं तो ये 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो 0 हो गया हाई के लिए और 1 हो गया लो के लिए। तो कोई भी अगर आप n का वैल्यू 2, 3, 4 रखेंगे तो पावर का वैल्यू, प्रेशर के पावर का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इसी मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म करते हैं। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो आप ये लिख सकते हैं, डिराइवेशन का चांसेस कम बनता है, बट ये डिराइवेशन यहाँ दे दिए हैं, आप इसको नोट करोगे और इसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, पीडीएफ जहां पर देंगे उस जगह पर इंडिकेट भी करेंगे कि कहां पर क्या लिखना है। तो दोनों पार्ट आपको पता है। सॉल्यूशन के केस में प्रेशर की जगह पर कंसंट्रेशन रखा जाता है, तो जहां पर कंसंट्रेशन P है उसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा x by m would be equal to k into c to the power 1 by n। ये सिर्फ डिराइवेशन तक ही है। इसके बाद में इससे रिलेटेड कैलकुलेशन है वो हायर क्लासेस में पढ़ना है, यानी कि यहाँ 12th में इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक का ये पार्ट आज आपको बताए हैं, आप इसको अच्छे से रिवीजन करोगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, तो अगले क्लास में थोड़ा सा 5 मिनट हम एक बार फिर से रिपीट भी करेंगे और आप रीडिंग डाल करके रखोगे। इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है और कंटेंट भी कम कर दिया है। लास्ट का कुछ एक टॉपिक हटा दिया है, इमल्सन हटा दिया है, कैटालिसिस हटा दिया है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो बाकी अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक।